हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस विद सुनील सर की क्लास में। और दोस्तों, आज की जो मैं वैकेंसी लेके आया हूं इसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। ये है उत्तराखंड की एलटी ग्रेड की वैकेंसी। आप यहां पे देख सकते हैं कि इस वैकेंसी को 14 तारीख को लाया गया, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है ये 14 मार्च का है। आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से चीजों को देख सकते हो। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ये वैकेंसी है। और यहाँ पर आपको, जब आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के अंतर्गत सहायक अध्यापक यानी कि एलटी ग्रेड की टीचर्स की भर्ती यहाँ पर निकली हुई है। अब यहाँ पर साफ सीधे आपको चीजों के बारे में, यानी कि कैसे विज्ञापन होगा, कैसे क्या होगा, उसके विषय में यहाँ पे साफ लिख दिया गया है। आपको इसको अच्छी तरीके से इन डेट्स को यहाँ पर देखना है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि क्या है? 14 मार्च, यानी 2-3 दिन पहले की है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वह है आपकी 22 मार्च, यानी कि 22 मार्च से आपके यह फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी देखिएगा कि अंतिम तिथि क्या है? अंतिम तिथि है 12 अप्रैल, यानी कि 12 अप्रैल तक का ही आपको मौका है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिएगा, संशोधन वगैरह यदि कहीं कोई गलती हो जाती है उसके संशोधन के लिए जो डेट दे रखी है वो दे रखी है 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक। और सबसे बड़ी बात कि परीक्षा की अनुमानित डेट यहां दे रखी है। देखिए, परीक्षा की अनुमानित डेट या माह आपके जुलाई माह में यह पेपर हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कम समय है और आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो वैकेंसी है ना, ये क्या है? देखिए, दोनों मंडल यानी गढ़वाल मंडल और आपका कुमाऊं मंडल, दोनों के लिए जो टोटल वैकेंसी है ना, उनको 786 इधर दे रखी है और 758 इधर दे रखी है, यानी टोटल मिला के 1544 वैकेंसी है। लेकिन आप क्योंकि ड्राइंग के शिक्षक बनना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए 360 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, 360 सीटें हैं उसके लिए। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे साफ दे रखा है कि इतने तक आपको, यानी कि 12 अप्रैल तक का ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। ये रही उसकी वेबसाइट जहां से आपको इस फॉर्म को भरना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, यह तो सबको ही पता चल गया है। यहां पर टोटल जो है ना वो वैकेंसी दे रहा है, और सबसे पहले क्या दे रहा है? आपकी गढ़वाल मंडल की। ठीक है, कह रहा है कि 60% जो भर्ती है, सीधी भर्ती है, वो सामान्य शाखा, यानी कि देखिएगा, सामान्य शाखा के अंतर्गत बॉयज और गर्ल्स दोनों भर सकते हैं, और गर्ल्स के लिए जो स्पेशली होगी वहां पे सिर्फ गर्ल्स भर सकती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी अभी हमको जो देखनी है वो अपने मतलब की देखनी है, यानी कि ड्राइंग टीचर्स की वैकेंसी देखनी है। ठीक है, तो चलिए ड्राइंग की देखते हैं कहां पे है। विज्ञान, समान, विज्ञान, वाणिज्य, ये रही कला। कला की वैकेंसी यहां पर दे रखी हुई है। देखिएगा, जो अपने सहायक अध्यापक में जो कला की वैकेंसी है ना, देखिएगा क्रमांक संख्या 10 है ये। ठीक है, पद नाम तीसरे नंबर पे दे रखा है, और ये टोटल वैकेंसीज यहां पर आपको दे रखी कौन से कितने पद की है। तो देखिए यहां पे जो रिक्त पद की संख्या दे रखी है वो SC, ST, OBC और EWS और जनरल, टोटल मिलाकर 102 सीटें आपकी यहां पर हैं। और जो उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं उनके लिए सीटें देखिए यहां पर कितनी है, 26 दे रखी हुई है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारी कैटेगरीज दे रखी है कि कौन कौन सी कैटेगरी में फॉर्म है। टोटल मिला के आप ये समझ लीजिए, जब मैंने सारी वैकेंसीज को जोड़ा है यहाँ पर, ये वाले प्रतिशत में बच जाएगी, ये ओवरऑल प्रतिशत है, यानी कि जिससे ऊपर जो आप वैकेंसी देख रहे थे ना, इसलिए यहाँ पे ये दे रखा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये और भी वैकेंसी यहाँ दे रखी है ना, तो इन सब का, यानी कि जितनी टोटल वैकेंसी है उनका योग यहाँ पर दे रखा है। उसमें बच जाएगी, जो 786 लिखा था ना, लगभग वही है। ठीक है, तो इस पर नहीं जाना है, ये देखना है टोटल मिला के जो अपनी वैकेंसी है, यानी कि कला के अध्यापक की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे दे रखी है। ठीक, चलिए अब इसी को आगे देखते हैं। इस तरीके से जब आप इसको आगे देखेंगे तो यहां पर देखिए, इसको देखिएगा, महिला शाखा। ठीक है, ये वाली जो वैकेंसी है, ये महिला गढ़वाल मंडल के अंदर महिला, वो थी सामान्य वाली, ये महिला है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही भर सकती हैं। देखिए कौन कौन सी हैं गर्ल्स के लिए, कितनी है यहाँ पे, ये देखते हैं हम लोग। ये देखिए, संगीत, और ये रही गर्ल्स।
गर्ल्स के लिए सीटें संख्या थोड़ी कम है, जहां पे सिर्फ आपको सॉरी ये नहीं, ये 5 ही वैकेंसी यहाँ पे दिखा रहा है, वो भी अनरिजर्व में दिखा रहा है गर्ल्स के लिए, और एक एससी की दिखा रहा है, यानी टोटल मिला के 5, 4 ये और एक 5। ठीक है, अभी आप टोटल समझ लीजिए कि क्या है क्या आपका ये, बस, और बाकी आपको इसमें बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अब ये गढ़वाल मंडल की दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा है कि 10% जो सीधी भर्ती है ना समान शाखा। ठीक है, अब देखिएगा टोटल मिला के आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वैकेंसी है कितनी। ठीक, तो अभी हम बात करते हैं कि टोटल मिला के वैकेंसी कितनी है, 360 है, और सब मिला के दोनों जगह मिला के ये देखिए यहाँ पे कितनी दे रखा है, हालांकि यहाँ पे भी उतनी ज्यादा नहीं है, टोटल मिला के आपको जो ये यहाँ पे दे रखा है, देखिएगा पद है, महिला है या अनारक्षित है या ऐसे करके जो भी ये सैनिक वगैरह के लिए जो भी दे रखा है यहाँ पे ये लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए टोटल मिला के जो यहाँ वाला योग आ रहा है वो 22 आ रहा है, फिर जो महिला लिखा हुआ था उसका योग 6 आ रहा है, ये सब दे रखा है कि कौन से अनरिजर्व में है, कौन सी ईडब्ल्यूएस में, कौन सी ओबीसी में, ये सब यहाँ पे दे रखा है। ठीक, तो जो मेन चीज है उसको देखते हैं हम लोग, कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये गर्ल्स वाली वैकेंसी यहाँ पे दिखा रहा है, दोनों जगहों की अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे दिखा रहा है, बॉयज मतलब सामान्य यानी दोनों लोगों की, और गर्ल्स की अलग फिर सामान्य यानी दोनों लोगों की, फिर गर्ल्स, इस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर इसकी योग्यता क्या है। ठीक है, ये मैं आपको साफ बता दूं कि 360 है, सारी वैकेंसीज मिला के 360 है। ये सब वही दे रखा हुआ है कि कितनी कितनी है, आप भी बकायदा इसका पीडीएफ आप इसका डाउनलोड करके देख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं लिंक में भी दे दूं। ठीक, ये देखिए ये सब देखेंगे अब यहाँ पे आपको तो आप दिखाई दे जाएगा, देखिए ये देखिए यहाँ पे भी कला की है। ठीक है, 12 2 ऐसे करके दे रखी टोटल, तो ये ढेर सारी पूरे सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे दे रखी हुई है, अलग अलग जगह की। हाँ, अब जो हम लोगों को देखना है वो यहाँ से देखना है, ये देखिएगा क्या कह रहा है कि महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद महिला अभ्यर्थियों से ही भरे जाएंगे। जो चीज मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था कि महिला वाले में सिर्फ महिला ही भरेंगे, और उसके बाद वाले जो सामान्य वाले है उसमें यानी कि दोनों लोग भर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है, देखिए आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को 60% सामान्य शाखा और 60%, चलिए इसको उतना ध्यान देने की बात नहीं है, अभी जो अपने मतलब की चीजें हैं हम उस पर बात करना चाहते हैं। ठीक है, वेतनमान आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा वेतनमान है, ये देखिए 44,900 से लेकर 1,42,400 तक है, लेवल है आपका 7। ठीक, और देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि शैक्षिक अर्हता क्या है, उसके ऊपर सारे की बात की गई है यहाँ पर। ठीक, तो हम लोग देखते हैं अपने वाला विषय। ठीक है, अपना विषय हम लोग देखते हैं कि कहाँ दे रखा है अपना विषय। ये संस्कृत है, ये उर्दू है, ये इंग्लिश है, ये है कला। ठीक, कला को देखिए, कला के अभ्यर्थियों का क्या रहेगा उसको देखना है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग एंड पेंटिंग और फाइन आर्ट, इसके अलावा विजुअल आर्ट यानी कि बीवीए, बीएफए, और इसके अलावा आपका बीए। ठीक है, ये वाली वैकेंसी जिसके पास भी होगी स्नातक उपाधि यानी कि, ठीक है समझ गया ना, अगर आपके पास बीए है, ये देखिए अगर आपके पास बीए है तो चलेगा, फाइन आर्ट है यानी कि बीएफए है तो भी चलेगा, और यदि बीवीए अगर आपके पास बीवीए है तो भी चलेगा, यानी कि स्नातक डिग्री होनी चाहिए, पहली बात समझ लीजिएगा। दूसरा देख लीजिएगा, किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से बीएड की उपाधि जो कि कंपलसरी है, यानी कि आप समझ गए कि आपको बीएड होना अनिवार्य है, या आपके पास ये तो डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स है नहीं है अभी यहां तक में कुछ पता नहीं चल रहा, यानी मास्टर्स नहीं मांगा गया, सिर्फ स्नातक मांगा गया, स्नातक के साथ आपका बीएड होना आवश्यक है। ठीक है, अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में बीएड की न्यूनतम 4 वर्षीय उपाधि होनी चाहिए, ये देख लीजिए भाई, अथवा के लिए लिखा हुआ है।
कि या तो आपके पास बीए होना चाहिए, यानी कि बैचलर की कोई डिग्री होनी चाहिए कला से संबंधित, और उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए तभी मान्य है, और या तो फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में बीएड चाहिए, न्यूनतम 4 वर्षीय। ठीक है, ये है आपका इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, चलिए अब देखते हैं। ये तो मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ये कला विषय के लिए है। ठीक, इसका मतलब कि कोई भी जिसके पास बीएड की डिग्री नहीं है वह यह फॉर्म नहीं भर सकता, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे कुछ और। ये तो अभी भी शैक्षिक अर्हता ही दे रखी है, कौन कौन सी होनी चाहिए। ये पूरा दे रखा है कि श्रेणीवार आपका अंक अर्जित करने चाहिए, जो दे रखा है ना वो दे रखा है, इस पे आपको अभी उतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, दिव्यांग के लिए इतने हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए इतने, महिला के लिए इतनी है। ये क्या है, अभ्यर्थियों की सहायता के चयन हेतु। अच्छा, ये यूटीटी यानी उत्तराखंड का जो टीटी होता है वो यदि किसी ने पास कर रखा है तो उसके लिए यहाँ पे दे रखा है कि कितने कितने अंक होने चाहिए आपके। ठीक है, चलिए और देखते हैं अपने मतलब की कोई चीज। हाँ, लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, ये भाई अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है उक्त पदों का चयन हेतु 100 अंकों की वस्तु यूनिट यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रकार की बहुविकल्पी, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होगा, जो कि 2 घंटे की एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता के नियमानुसार निम्नलिखित 2 भाग होंगे। देखिए इसके 2 भाग होंगे, यानी कि 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, उसके 2 भाग होंगे। कौन कौन से होंगे, एक भाग देखिए, एक भाग में क्या रखा है, शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान। इसके आपके टोटल मिला के 50 नंबर का ये पेपर होने वाला आपका शैक्षिक अभिव्यक्ति, तर्क यानी कि रीजनिंग हो गया, और सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जो नॉलेज होता है, जनरल नॉलेज, उसके विषय में होगा। दूसरा क्या होगा, जो दूसरा भाग होगा ना उसको देख लीजिए, जिस विषय से सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय में दक्षता परीक्षा, यानी कि जो आपका अपना विषय है उस विषय में आपको 50 मार्क्स मतलब पेपर होगा 50 नंबर का। ठीक, तो आप देख रहे हैं 100 अंकों का होगा, यानी कि 100 प्रश्न आएंगे, 50 जो होंगे आपके इससे संबंधित, 50 इससे संबंधित। देखिएगा पहले क्या होता था, पहले शायद ये वाला नहीं था या इसमें इसकी संख्या कम थी, ये पार्ट ज्यादा पूछा जाता था 70 के लगभग, लेकिन इस बार क्या कर दिया, 50-50 कर दिया है। तो आप समझ लीजिए कि इसने आपकी निर्णायक भूमिका निभा दी, प्रथम भाग ने आपकी निर्णायक भूमिका निभा दिया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या है, मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। क्या लिखा, अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 01 का अवलोकन करें। अभी हम बात करेंगे, अभी यहाँ पर आपके पूरा सिलेबस दे रखा है कि उत्तराखंड का एलटी ग्रेड का सिलेबस क्या है, वो पूरा का पूरा दे रखा है, जिसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा हेतु निर्देश क्या है, समान एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, कमजोर वर्ग के श्रेणी के अभ्यर्थियों को इतने प्रतिशत, अनुसूचित के अभ्यर्थियों को इतने प्रतिशत। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि बेटा जो समान वर्ग के अभ्यर्थी हैं, समान या अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस श्रेणी के जो भी लोग हैं वह इस फॉर्म को भरेंगे, मतलब जब पेपर देंगे तो उनको कम से कम 45% नंबर लेके आने, यानी 100 में से 45 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, और दूसरा देखिए यदि इसके नीचे हुआ तो आप समझ लीजिए कि कट ऑफ कितनी भी नीचे जाए लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, यानी कि मिनिमम मार्क्स इतने चाहिए चाहिए। इसके बराबर क्या कर रहा है, यानी कि एससी एसटी लोगों के लिए आपको न्यूनतम 35 नंबर लेकर आना है। देखिए अन्यथा वो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में माने नहीं जाएंगे, अनर्ह होंगे। ठीक है, माने जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना कि इसका मतलब क्या हो गया कि जनरल के लिए 45 अंक, ओबीसी के लिए 45 अंक, एससी एसटी के लिए 35 अंक की आपको छूट मिल सकती है। दूसरा देखिए, अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की जो प्रश्न पत्र होगा, जो उसका बुकलेट होगी, परीक्षा के पश्चात आप अपने साथ उसको ले जा सकते हैं, यानी कि उसकी अनुमति होगी कि जो बुकलेट आपको मिलेगी आप उसको घर ले जा सकते हैं, तुरंत मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसका आंसर की बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दे रखा है। ऑफलाइन की परीक्षा
प्रतियोगी परीक्षा के ओएमआर उत्तर पुस्तिका। अच्छा, ये इसमें यहाँ पे दे रखा है कि उसके 3 प्रतियां होंगी, जिसमें से एक प्रति आप अपने घर ले जा सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे दे रखा होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 4 होंगे। अच्छा, ये देखो एक चीज बहुत अच्छी थी कि भैया तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके 4 विकल्प होंगे ही होंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 ऋणात्मक अंक काटा जाएगा। भैया देख लो 1/4, अरे वही वही बात, 0.25 माइनस मार्किंग है। ठीक, क्या है, माइनस मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। ढेर सारी इसमें चीजें दे रखी हैं। यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर लगाता है, अरे भाई ये तो कॉमन सेंस है, एक से अधिक उत्तर लगाओगे तो चेक नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई भी प्रश्न हल नहीं किया जाएगा, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाएगा, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। हाँ, तो जाहिर सी बात है भाई, ये तो आप सब लोगों को पता है कि यदि आप किसी प्रश्न को हल नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो कम से कम माइनस मार्किंग नहीं जाएगी। ठीक है, माइनस मार्किंग भी नहीं होगी और उसके आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे, तो ये तो सबको पता है। ठीक, यानी कि इससे बचना है, जो प्रश्न नहीं आते उनको नहीं हल करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, तो ये सारी चीजें हैं बेटा, इसको आपको पढ़ना होगा और बहुत इत्मीनान से आप इसको पढ़िएगा जरूर। ठीक है, चलिए, गलत अनुक्रमांक लिख देता है, रोल नंबर लिखता है, ये मतलब ये एक नियम तरीके से दे रखे हैं जिसको आपको पढ़ना ही चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि पढ़िएगा जरूर। ठीक है, अपना फॉर्म भरने से पहले, एग्जाम देने से पहले जो भी आपको एडमिट कार्ड मिलता है उसमें चीजें लिखी होती हैं जिसको जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, वो सब दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, आयु की गणना कब से की जाएगी, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए बेटा, आयु की गणना जो है ना वो की जाएगी 1 जुलाई सन 2024 से। इस बात को ध्यान रखिएगा। 21 साल की एज इसमें मानी गई है, शायद ये मेरे से ऊपर निकल गया है, उसको भी हम देख लेंगे। अच्छा, दे रखा है यहाँ पे, देखिए क्या है, न्यूनतम जो आयु है वो आपकी 21 वर्ष मानी गई है। ठीक है, और 21 वर्ष आपकी न्यूनतम, यानी कि 21 वर्ष यदि आपकी एज हो गई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में अधिकतम जो एज है वो है आपकी 42 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा जो भी छूट दी जाती है वो छूट आपको यहां पर दी जाएगी। ठीक है, जो आपने कोई सर्विस कर रखी है या ओबीसी है, एससी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको यहाँ पे छूट दी जाती है वो सारी की सारी छूट आपको यहाँ पर दी जाएगी। ठीक, देखिए क्या देगा, इसमें वर्ष उन्होंने विभाग में सेवा की हो। ठीक है, यानी कि आपने जितने वर्ष किया होगा उसके हिसाब से छूट दी जाएगी, लेकिन 5 वर्ष से अधिक आपको छूट नहीं दी जाएगी, ये दे रखा है। ठीक है, अनुसूचित जाति और ओबीसी वगैरह सबके लिए यहाँ पे दे रखा है कि कितना कितना आपके लिए देखिए छूट जाएगी, कि अधिकतम कितनी छूट आपको आपकी आयु में मिल सकती है। कुल मिला के 21 से 42 के बीच वाले तो भर ही सकते हैं, उसके बाद वाले अपना आप लोग डिटेल इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, आवेदन हेतु पात्रता यहाँ पे दे रखा हुआ है पूरा, क्या पात्रता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर कुछ चीजें बहुत ही साफ साफ लिख दी गई हैं, उनको देख सकते हैं। देखिए क्या लिख रहा है कि अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो, यानी कि आपका वहां पर पंजीकरण होना चाहिए। कहां पर, देखिए क्या कह रहा है, सेवा योजन कार्यालय में। ठीक, वहां पर आपका पंजीकरण होना चाहिए, ये पहली शर्त है, इसकी अच्छी तरह समझ लीजिए। दूसरा देखिए कि अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी हो, या तो मूल निवासी हो या स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र, यानी कि डोमिसाइल जो होता है वो आपका वहां का उत्तराखंड का होना चाहिए। भाई इस चीज को ध्यान रखिएगा, दोनों ही चीजें अच्छी तरीके देख रहे हैं कि भैया रजिस्ट्रेशन करवा लो, यदि भी नहीं करवाया तो रजिस्ट्रेशन को करवा लो, वहां के लोग जो है मूल निवासी जो है। इसके अलावा जो वहां के मूल निवासी है वो, और या जो स्थायी निवासी है वो। ठीक है, डोमिसाइल होना चाहिए उस चीज का। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, भाई इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने हाई स्कूल इंटर वहां से किया है, उसके बाद आप कहीं दूसरी जगह पे पढ़ने चले गए हो तो भी आप वहां पे वैलिड हो सकते हैं। इस चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ चीजें आपको स्वयं पढ़नी चाहिए, किसी के बताने पर नहीं जाना है। ठीक है, आपको इसको स्वयं पढ़ना चाहिए। जो मोटी मोटी चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं, ये सारा वैसे ही दे रखा हुआ है।
जो बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी क्या करते हैं हम लोग, अनापत्ति प्रमाण पत्र ये वगैरह सब दे रखा है कि कैसे आपको देना है, ठीक है। चलिए अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो सब लोग जानना चाहते हैं, ये सब तो ठीक है, कॉमन चीजें हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्म वगैरह में होती हैं, है ना। तो यहाँ पे उतने ज्यादा इसको देखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड टू सैनिकों वगैरह के लिए क्या रहेगा वो यहाँ पे दे रखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। जो मेन चीज है जो आप लोगों को देखनी है, चलिए यहाँ पे ये भी चीज को देख लेते हैं कि आखिर फॉर्म कितने का है। देखिए बेटा यहाँ पे फॉर्म क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि आप सामान्य जाति के हैं, ठीक है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, और यदि ओबीसी आते हैं तो आपको 300 रुपए का फॉर्म यहाँ पे भरना है। इसके अलावा यदि आप SC ST और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 150 रुपए का फॉर्म भरना है। दिव्यांग वगैरह हैं उनको भी 150 भरना है, ठीक है। अनाथ है तो उनको कोई फॉर्म नहीं भरना है, सॉरी कोई पैसा उनका नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया सब कुछ तो देख लिया और आपको पता चल गया कि आप ये फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है कि इसका सिलेबस क्या है, जिसके लिए सब बच्चे परेशान होते हैं। चलो सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में थोड़ा सा चेंजमेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आप इत्मीनान से इसको पढ़िएगा, ये बहुत सारे पन्ने हैं आपको पढ़ने के लिए। हाँ, देखिए परीक्षा भवन में आचरण कैसा करना है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। आचरण में दोषी पाए जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप सब लोग अच्छे बच्चे हो, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इस पर तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें तो ठीक हैं। भैया सिलेबस किधर हो, जल्दी से आ जाओ, जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आखिर भाई पढ़ना क्या है। हाँ ये आ गया यहाँ। ये देखिए ये यूनिट 1 का दे रखा है कि यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, ये बेसिक है, आप इसको जरूर से जरूर देखिएगा, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है। इसको देखना जरूर है आप लोगों को। नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट देखते हैं, यानी कि ड्राइंग एंड पेंटिंग का सिलेबस क्या है उसको देखते हैं। हाँ भाई ये हिंदी है, हिंदी के बाद देखते हैं जल्दी से। देखिए ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है बेटा, जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, एक अपॉर्चुनिटी उनके सामने आई हुई है, और उनको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जाने कितने दिनों से मुझे कॉल कर रहे थे कि सर वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, और देखिए आज वैकेंसी आ गई कि नहीं। आप लोग बस एक ही समस्या है कि आप लोग बेसिक मतलब जो तैयारी है ना उस तैयारी को ना करके और यूं ही परेशान हो रहे होते हो कि सर क्या करें। कहाँ चला गया, बहुत सारे पेजेस हैं यहाँ पे। मैथ, और इसके बाद बस एक मिनट, लगता है कि निकल तो नहीं गया। कहाँ है भाई ड्राइंग का, मैंने देखा तो था। कुल मिला के आप लोग बस अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से रखिए, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। मॉडर्न फिजिक्स देख रहा हूँ कहाँ है। केमिस्ट्री, ये सारी वैकेंसी, चल देखते हैं।
इसका मतलब हम लोगों से निकलेगा क्या? तो ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, यानी कि ड्राइंग एंड पेंटिंग का सिलेबस क्या है वो यहाँ पे दे रखा है, देखिए अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छा है ये आप अंदाजा लगाइए। देखिए क्या मीनिंग ऑफ आर्ट, देखिए आपको कंपेयर करना है कि जो बेसिक जो आप लोग पढ़ाई करते हैं उससे क्या डिफरेंट आ रहा है इसमें। ठीक है, तो देखिए ये सबको पता है कि मीनिंग ऑफ आर्ट्स, डेफिनेशन ऑफ आर्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट्स, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स, जो कला के तत्व हैं वो सब यहाँ पे दे रखे हुए हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन दे रखा है, पर्सपेक्टिव, रिदम और हार्मनी, यूनिटी यानी कि कला के सिद्धांत दे रखा हुआ है यहाँ पे। मीडियम एंड टेक्निक यानी कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन से मीडियम्स होते हैं, उन सब के लिए दे रखा है कि पेंसिल, चारकोल, ऑयल कलर, वाटर कलर, पेस्टल कलर, सब कुछ यहाँ पे दे रखा हुआ है। ठीक है, एक्रेलिक कलर, टेम्परा, गुआश, ये जितनी भी टेक्निक्स होती है वो पूरी की पूरी टेक्निक यहाँ पर आपको दे रखी है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, ये यूनिट 1 हो गया। ठीक, चलिए दूसरे यूनिट देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, यानी कि भारतीय कला का इतिहास भी आने वाला है। देखिए इसमें क्या क्या है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड है आपका, इंडस वैली है आपका, सांची, मौर्य, शुंग, ये सब आपका यहाँ पे दे रखा हुआ है। यानी कि जो इंडियन हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं बेसिक, वो सारी की सारी यहाँ पे दे रखी है बंगाली स्कूल तक। ठीक, अब देखिए क्या देखा, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी इंडियन पेंटिंग्स, यानी कि जितने भी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं आपको वो भी यहाँ पे पढ़ने हैं। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए यहां पर इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है जो कि पूरी की पूरी पढ़नी है। यहां पे इंडियन आर्टिस्ट आप कोशिश करिएगा कि पूरे के पूरे आर्टिस्ट आप पढ़ सकें। ठीक है, क्या वो ही बेसिक, यानी कि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, ठीक है, अवनीनाथ टैगोर, ये सारे जितने भी बंगाल शैली के कलाकार थे वो तो आपको यहाँ पे पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा जितने भी ग्रुप्स हैं वो भी ग्रुप्स पढ़ने हैं। दिल्ली शिल्प चक दे रखा है, पैक दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी छोड़ दो, जितने भी ग्रुप हैं वो सारे के सारे ग्रुप पढ़ने हैं। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडियन पेंटर्स जितने भी हैं, यानी कि जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, जो वर्तमान में जो आर्टिस्ट हैं उनके विषय में भी आपको पढ़ना है। ये देखिए यहाँ पे सब दे रखा है, अनुपम सूद वगैरह दे रखा है, नलिनी मालिनी भी दे रखा है, ठीक है, अर्पिता सिंह भी दे रखा है, ये सारे के सारे, ए रामचंद्र, ये सारे के सारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट दे रखे हैं। और मजेदार बात क्या है उसको थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पे आपको हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट भी दे रखा है। अब मजेदार क्या है देखिएगा, क्या कह रहा है, वेस्टर्न आर्ट कह रहा है, इसका मतलब क्या है, प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर रिनेसा, हाई रिनेसा तक का आपको बोल रहा है। क्या कह रहा है, प्री हिस्टोरिक से लेकर हाई रिनेसा तक। ठीक, देखें क्या इसके अलावा भी कुछ दे रखा है क्या नीचे, देखें। ओके, अभी थोड़ा सा यहां समझते हैं। इसका मतलब आपका यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है, यहां पे रखा है वेस्टर्न आर्ट। ध्यान रखिएगा कि वेस्टर्न की मॉडर्न आर्ट नहीं दे रखा है। ठीक है, यानी कि पश्चिम की कला तो दे रखा है लेकिन आधुनिक चित्रकला जो है आपका यूरोपीय वगैरह वो नहीं दे रखा है। ठीक है, यानी कि कोई वाद वगैरह यहाँ पे नहीं दे रहा है। आप इस चीज को गौर कर रहे हैं, कोई वाद नहीं दे रहा है, यानी कि आप एक बुक पश्चिम की चित्रकला ले सकते हैं, उससे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, अभी देखते हैं, अगर नीचे दे रखा होगा तो देखते हैं अभी। ठीक है, ये यूनिट नंबर 3 है आपका। ठीक, अब देखते हैं, ये देखिए क्या कह रहा है, एस्थेटिक्स के बारे में दे रहा है, इंडियन एस्थेटिक्स है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, और क्या कह रहा है, इसके अलावा कह रहा है फोक आर्ट, वो भी किसका, इंडिया का। यानी कि आप समझ रहे हैं कि इंडियन थ्योरी ही आपको पढ़नी है, इसके अलावा वेस्टर्न पढ़ना है, सिर्फ वेस्टर्न, वो भी कहां तक, प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर आपका हाई रिनेसा तक, बस। ठीक है, उच्च पुनर्जागरण काल तक का ही आपको पढ़ना है। ठीक, और इसके अलावा इंडिया का तो पूरा हो ही गया, सब कुछ पढ़ना है। इसका मतलब जितना इन्होंने टॉपिक दे दिया, इसका मतलब सब की सब 5 यूनिट उन्होंने बोल दिया ना, इसका मतलब सब की सब आपको यहां पढ़ना है। और कुछ बचा नहीं, देखिए खत्म। ठीक है, यहां पर खत्म, सबसे आखिरी में दे रखा है, मैं धुन धुन परेशान था, ये सबसे आखिरी में अपना सब्जेक्ट दे रखा है। तो आपने अच्छी तरीके समझ लिया ना क्या है सिलेबस। तो दोस्तों अब मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सक्सेस विद सुनील सर के ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। मैंने उस ऐप का लिंक नीचे वीडियो में दे रखा है, आप वहां से उस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो पे।